चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। जो चैप्टर 10 अपन पढ़ के आ रहे हैं उसके ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे पूरे चैप्टर में से, और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में एक यूनिट वेक्टर लिखना है आपको। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और वो जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एक्स वाई प्लेन मतलब 2D प्लेन के अंदर आपको एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए मैं पहले एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ। छोटा सा एक एक्स वाई प्लेन बना लो। मान लीजिए ये एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन। अब यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है वो एक्स, इसके साथ में वो यूनिट वेक्टर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, का नाम रख देता हूं मैं वेक्टर आर। ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रहा है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, यहां तक गया है। ये कोई पी पॉइंट है, तो ये ओरिजिन है और ये पी पॉइंट है। ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर आर। अब ये पी पॉइंट कैसे मिला होगा अपने को, एक्स एक्सिस पे यहाँ तक एक्स आए और यहाँ तक के वाई गए। इसको ज्वाइन कर लो ऐसा। अब ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आपके एक्स कॉमा वाई। कैसा आया होगा पी पॉइंट, यहाँ तक के एक्स गए और यहाँ तक के वाई गए। अब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर रहता है वो आई कैप रहता है, इसको कहते हैं आई कैप। और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर रहता है उसको कहते हैं जे कैप रहता है। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो एक्स है ना, और अगर अपने को वेक्टर लेना है तो इसी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आई कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर हो जाएगा उसको नाम दे देता हूँ मैं एम। तो ओ एम इज इक्वल टू तो एक्स है, लेकिन अगर अपन वेक्टर ओ एम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप हो जाएगा। वेक्टर ओ एम आपका एक्स आई कैप के इक्वल हो जाएगा। और ये एम पी जो है ये वाई के इक्वल है, लेकिन अगर अपन वेक्टर एम पी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई जे कैप हो जाएगा। तो मैं वाई जे कैप लिख देता हूँ, वाई जे कैप। ये वेक्टर एमपी की वैल्यू, और केवल एमपी की वैल्यू लेते तो वो वाई है, केवल ओ एम की वैल्यू लेते तो वो एक्स है। लेकिन वेक्टर ओ एम क्या हो जाएगा, एक्स आई के, और वेक्टर एमपी क्या हो जाएगा, वाई जी के। ऐसा हो जाएगा। ये फिगर समझ में आ रहा है आपको। तो हमको ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर ओपी जिसको मैंने आर ले लिया है, ये एक यूनिट वेक्टर है। तो इस वेक्टर को आपको लिखना है या इसको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर आर की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। वेक्टर ओपी is equal to एक्स आई कैप प्लस वाई। ये ओपी क्या है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। वो ओरिजिन है और पी कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओपी हो जाएगा। कैसे लिखते हैं, पहले वाले में आई कैप लगा देते हैं, दूसरे वाले में जे कैप का इंटू, तीसरे वाले में के कैप, तो तीसरा वाला है ही नहीं, यहाँ पे 2D में है ये। तो वेक्टर ओपी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब इस वेक्टर ओपी को अपन ने वेक्टर आर कंसीडर कर लिए, तो इसको वेक्टर आर ले लो। वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये वेक्टर है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए अपने को ये x की और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो अब x और y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ पे ओ ओ एम पी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर से अपन ये वाली वैल्यूज निकालेंगे, इसकी किसकी, x की और y की। देखो कैसी वैल्यू निकलेगी। इन ट्रायंगल ओ एम पी में ये एंगल 30 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 का रहेगा सीधा परपेंडिकुलर।
ये 90 और ये 30 थी, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये 90 के अपोजिट साइड हाइपो हो गया। तो अपने पास में ये वाली साइड है ना, और एक ये वाली साइड है। तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपो। बेस और हाइपो किस में आता है? कॉस थीटा में आता है। थीटा 30 है तो मैं यहाँ पे कॉस थीटा ले लेता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन वैल्यू रख दो, विच एम्प्लाइज कॉस थीटा के प्लेस पे है 30 डिग्री। बेस क्या दिख रहा है आपको? बेस है ओ एम और हाइपो है ओपी, विच एम्प्लाइज कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू ओ एम की वैल्यू कितनी है? खाली ओ एम बिना वेक्टर के एक्स है, ये एक्स। और ओपी की वैल्यू क्या है? ये ओपी। ओपी को अपन क्या लिख सकते हैं? वेक्टर आर नहीं लिख सकते, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर लिखना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर, है ना। देखो जैसे वेक्टर ओपी रहता, वेक्टर ओपी मॉड के अंदर रहता ना, मॉड के बाहर निकालेंगे तो ओपी ऐसा आता। तो ओपी को अपन वेक्टर आर ले लिए, तो मैंने ओपी को मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर लिख दिया। यहाँ पे मैंने ओपी लिखा था, उसको मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर लिख दिया। पहले आप वेक्टर ओपी भी लिख सकते, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी, और फिर आर लिख सकते लिखना चाहे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, विच एम्प्लाइज। अब देखो ये जो वेक्टर आर है, ये क्या बोला गया है? अ यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, अ यूनिट वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर आर एक यूनिट वेक्टर है। तो इसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं 1। √3/2 इज इक्वल टू x/1। यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ मैं इसका कि सेंस मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू 1। वेक्टर आर का जो मॉडुलस होगा वो 1 यूनिट के इक्वल होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस 1 के इक्वल होता है, इसलिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर को मैंने 1 रख दिया। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √3/2, ये आ गई x की वैल्यू। अब ऐसे ही y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं अपन, और दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो वेक्टर आर आ जाएगा, और रहेगा आखिरी में आपका ये यूनिट वेक्टर। जब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखेंगे तो वो भी 1 ही आएगा। अब x की वैल्यू तो आ गई, अपने को ये वाली y की वैल्यू चाहिए। ये वाला y का में आ रहा, परपेंडिकुलर में आ रहा, और ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ये हाइपो की वैल्यू मालूम है अपने को, वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर की। तो ये परपेंडिकुलर हाइपो किस में आता है? साइन थीटा में आता है, तो साइन थीटा ले लो। एंड साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, रखो इसमें वैल्यू, विच एम्प्लाइज साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? यह परपेंडिकुलर MP, और बेस हाइपो कितना है? OP। वैल्यू रख दो इसमें, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू MP। देखो MP साइड को अपन y ले सकते हैं, y कोऑर्डिनेट है ये y, और OP को लिख सकते हैं अपन मॉडुलस ऑफ वेक्टर OP या मॉडुलस ऑफ वेक्टर R लिख सकते हैं। ये OP है, यहाँ तक के OP को अपन मॉडुलस ऑफ, अगर लेंथ लेंगे तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर OP लिख सकते हैं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर OP का मतलब भी OP होता है, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर OP को मॉडुलस ऑफ वेक्टर R लिख देता हूँ। ये इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो विच एम्प्लाइज ये 1/2 इज इक्वल टू y, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर R की वैल्यू 1 है, 1। ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर R इज इक्वल टू 1 बिकॉज, रीजन इज बिकॉज कि ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर R जो है ये यूनिट वेक्टर। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब अपने पास में x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, इसको उठा के यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो यूनिट वेक्टर R आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख दो इसमें वैल्यू, वेक्टर R इज इक्वल टू एक्स आई कैप। तो x की वैल्यू है √3/2, √3/2 आई कैप, प्लस y की वैल्यू है प्लस y जे कैप, y की वैल्यू 1/2 जे कैप। बस ये आपका आंसर हो गया, ये आपका एक वेक्टर आ गया, वेक्टर R इज इक्वल टू √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। और ये यूनिट वेक्टर, आप इसको चेक करके देख लो, इसका मॉड निकाल के देखो, मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आएगा। देखो √3/2 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4,
1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम 4 आ जाएगा। 3 + 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इजिकल टू 1 आ गया। ये यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर ये यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, आंसर चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स Px1 y1 z1 एंड Qx2 y2 z2। देखिए दो पॉइंट है P और Q, इनको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा उसके स्केलर कंपोनेंट भी निकालना है आपको और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो पहले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। पी पॉइंट भी दिया है और क्यू पॉइंट भी दिया है, तो हम डायरेक्ट वेक्टर पी क्यू निकालेंगे। वेक्टर पी क्यू के लिए अपने को वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी होता है। तो पहले पी और क्यू पॉइंट गिवन है तो इसके पोजिशन वेक्टर लिख लेते हैं। पोजिशन वेक्टर ऑफ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x1 y1 z1 है तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। ऐसे क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये मैंने P और Q के पोजीशन वेक्टर लिख दिया है। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, वेक्टर PQ होगा। तो वेक्टर PQ निकाल लो। सेंस वेक्टर PQ इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर PQ इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, दोनों के पोजीशन वेक्टर लिखे अपने पास में, दोनों को लिख लो। पहले Q का पोजीशन वेक्टर, Q का पोजीशन वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो ये P के पोजीशन वेक्टर है, माइनस साइन का इंटू कर लो। तो माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप। अब यहां से इन दोनों में से आई कैप कॉमन निकाल लो, विच इज इक्वल टू यहाँ बचेगा x2 माइनस x1 और ये आई कैप कॉमन निकल प्लस y2 j कैप और माइनस y1 j कैप में से j कैप कॉमन निकाल लो, ये बच जाएगा y2 माइनस y1 j कैप और ये थर्ड वाला z2 k कैप और माइनस z1 k कैप में से k कैप कॉमन निकाल लो, प्लस अब बच जाएगा z2 माइनस z1 और ये k कैप, ये कॉमन निकाल लिया हम। देखो ये वेक्टर PQ आ गया, वेक्टर PQ। अब हमको इस वेक्टर PQ का क्या क्या लिखना है, स्केलर कंपोनेंट्स लिखना है। तो ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 इसके स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसको मॉड के अंदर डाल के आई कैप के अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखते हैं। चलो पहले लिखते हैं इसका अपन स्केलर कंपोनेंट्स। देयरफॉर स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर PQ, वेक्टर PQ के स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये हो गया इसके स्केलर कंपोनेंट। कभी इसके वेक्टर कंपोनेंट भी पूछता तो ये आई कैप वाली भी आई कैप भी लिख देते इसके साथ में जे कैप लिख देते और इसके साथ में के कैप, जैसा पूछ रहा है वैसे। उसने केवल स्केलर कंपोनेंट पूछा है तो स्केलर कंपोनेंट लिख दो एंड मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड भी लिख लो, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ। वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ वेक्टर PQ।
ऐसा हो जाएगा। रखो इसके अंदर वैल्यू, ये मॉड के अंदर वेक्टर पी क्यू की वैल्यू रख दो। ये निकाले अपन ने, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 के कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये मॉड के अंदर आ गया। अब ये मॉड का साइन अगर अपने को हटाना हो तो अंडर रूट लगा दो, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड आ गया आपका, ये आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ऐसे आप, ये एक्चुअली क्या दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दिख रहा है। 3D के अंदर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है ये, बस ये दोनों चीज पूछा था उसने, ये मैग्नीट्यूड और ये कंपोनेंट, तो दोनों चीज लिख दी है। आंसर देख लो आप, ये रहा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ये स्केलर कंपोनेंट्स हैं, और ये उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। एक गर्ल है जो 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाती है। देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। उसके बाद क्या करती हो, 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ जाती है। कितना, 3 किलोमीटर। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर। जहां से उसने चलना स्टार्ट करी थी और जहां पे वो पहुंची उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। जहां से उसने चलना स्टार्ट करी थी वहां से वो जिस पॉइंट के ऊपर पहुंची है वहां तक का डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो डायग्राम की हेल्प से हो गए। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि 4 डायरेक्शन बना लेता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और उसके अकॉर्डिंग अपन ये डायरेक्शन मेंशन करके डायग्राम बनाएंगे इसका, और फिर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे उसके इनिशियल पॉइंट से उसके डिपार्चर तक का। इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर मतलब जहाँ से वो चली थी, इनिशियल पॉइंट जहाँ से उसने चलना स्टार्ट करी थी, डिपार्ट हुई थी वो, उसके बाद में जहाँ फाइनल पोजीशन पे पहुंची होगी वो कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करी, वो डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं इसके लिए चारों डायरेक्शन बना लेता हूँ। डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसका। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन बनाते हैं अपन ऐसे। अब देखिए, मान लीजिए ये जो है पॉइंट ओ है, इसको ओ ले लो, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे है वो गर्ल। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रही हो, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर, इधर 4 किलोमीटर चलिए, चला दो उसको 4 किलोमीटर, 1 2 3 4, ऐसा 4 यूनिट आ जाओ। मान लीजिए वो यहाँ पे आ गई, यहाँ आ गई वो 4 किलोमीटर, इसको बोल दो 4 किलोमीटर। यहाँ पे कोई पॉइंट दे देते अपन ए पॉइंट पे आ गई वेस्ट की तरफ इस डायरेक्शन में, ऐसा। यहाँ थी वो ओ पे, ओ से 4 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ आ गई, ए पॉइंट पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रही है वो, देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। अब क्या करती हैं कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई ईस्ट की तरफ जाती है, कितना, 3 किलोमीटर, और फिर जाके वहाँ पे रुक जाती है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार नॉर्थ ऐसा बना लेता हूँ सीधी लाइन, तो अपने को एंगल बनाने में आसानी रहेगी। देखो ये नॉर्थ हो गया ऊपर, और नीचे साउथ, इधर तो आपका ईस्ट है ही और इधर वेस्ट है। अब ये नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाती है ईस्ट की तरफ जा रही, तो आप प्रोटेक्टर ऐसा रखो, यहाँ से काउंट करना शुरू करो, 0 10 20 30 डिग्री। देखो ये किधर बढ़ रही है वो, 0 10 20 30 किधर बढ़ रही है, ईस्ट की तरफ बढ़ रही है। तो 0 10 30, नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई वो ईस्ट की तरफ जा रही है। तो मैं यहाँ से ये ऐसा देखना, ये वाला जो एंगल है ये कहाँ से बना,
नॉर्थ से बना, ये 30 डिग्री, और किसके तरफ जा रही, नॉर्थ से 0 10 20, ये 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जा रही, तो नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई ईस्ट की तरफ जा रही है ऐसी। और ये डिस्टेंस कितनी चली वो, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 किलोमीटर, जैसे ये 4 किलोमीटर था, इससे थोड़ा सा कम कर लो, लगेगा 3 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस चली वो 3 किलोमीटर। किस डायरेक्शन में चली वो, इधर की डायरेक्शन में। ये नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो किस तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। समझ में आ रहा है आपको, ये नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ जा रही है, कितना, 3 किलोमीटर, और यहाँ जाके वो रुक गई, यहाँ पे आके वो स्टॉप हो गई, एंड स्टॉप्स, यहाँ रुक गई। तो अब क्या पूछ रहा है वो, कि डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। इनिशियल पॉइंट क्या था, यहाँ तो स्टार्ट करी थी उसने, यहाँ से चल के वो पहले यहाँ गई फिर यहाँ गई, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये वाला डिस्प्लेसमेंट चलेगी, इसको नाम दे देते, ये ए था, इसको बी नाम दे देते, तो ये ओ बी डिस्प्लेसमेंट रहेगा। कौन सा डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ओ बी, ये ओ से बी, ये आपको कैलकुलेट करना, ये डिस्प्लेसमेंट होगा उसका इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ओ बी कैलकुलेट करने के लिए ये एक ट्रायंगल बन गई ओ ए बी, तो ट्रायंगल ओ ए बी में हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते हैं, लगा दो। इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, एक अकेला वेक्टर ओ बी यहाँ पे जाएगा, यही कैलकुलेट करना है आपको, और ये दो वेक्टर मिलके वहां जाएंगे ओ ए प्लस ए बी, तो वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। देखो दोनों में ए पॉइंट कॉमन है, तो इसका इनिशियल और इसका टर्मिनल लेंगे तो वेक्टर ओ बी के इक्वल आ जाएगा। बस ये, अब इसमें आपको ओ ए की वैल्यू और वेक्टर ए बी की वैल्यू रखना है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ये वाला ओ बी, यहाँ आया ओ ए और फिर ये ए बी, नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ ओ बी के इक्वल। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको मालूम है, एक अकेला वेक्टर यहाँ तक जाएगा और दो वेक्टर मिलके वहां तक जाएंगे, सीक्वेंस यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। विच एम्प्लाइज, ये वेक्टर ओ बी को ऐसे रहने दो, ये तो कैलकुलेट करना अपने। वेक्टर ओ ए, देखो ओ से ए तक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है, देखो ये एक्स एक्सिस रहती है आपकी, ये एक्स एक्सिस के इस साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन रहती है, इस साइड में नेगेटिव डायरेक्शन रहती है, तो ओ से ए तक के 4 किलोमीटर चलिए तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस आई कैप होगा, तो इसमें माइनस आई कैप का यदि इंटू कर दिया जाए 4 किलोमीटर में, तो ये वेक्टर ओ ए की वैल्यू आ जाएगी। इस डायरेक्शन में माइनस आई कैप होगा यूनिट वेक्टर, इधर की डायरेक्शन में प्लस आई कैप होता है, इधर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर प्लस आई कैप, और एक्स एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस आई कैप, ऐसे ही वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप और नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस जे कैप। तो वेक्टर ओ ए को देखो, ओ से ए तक के आपके पास मैग्नीट्यूड था 4 किलोमीटर का, और इधर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये आपका वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वेक्टर ओ ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस 4 आई कैप लिख सकते हैं, तो हो गया माइनस 4 आई कैप, समझना है थोड़ा सा। प्लस अब ये वेक्टर ए बी को क्या लिखेंगे, अब देखो वेक्टर ए बी की तो वैल्यू है ही नहीं अपने पास में, ये 3 किलोमीटर है, ए बी का मैग्नीट्यूड है, मगर अब ये डायरेक्शन तो कोई बनती नहीं ना, ये वाली डायरेक्शन कहाँ बनती है अपने पास में, यूनिट वेक्टर जो है वो ऐसे है, यूनिट वेक्टर जो है वो आई कैप की ये यूनिट वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के कैप रहता है, तो यहाँ पे तो ये 2D है, दो ही डायरेक्शन है यहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ही प्लेन है, तो आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर रहेंगे, यहाँ पे तो अपन यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, केवल 3 किलोमीटर है, तो हमको इसको भी यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं, ये अभी वेक्टर ए बी निकालना है अपने को, यहाँ पे वेक्टर ए बी की वैल्यू रखना है, तो ए बी का मैग्नीट्यूड 3 किलोमीटर है अपने पास में, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर थोड़ी है, अपने पास में यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है जे कैप, और नीचे की डायरेक्शन में है माइनस जे कैप, इधर की डायरेक्शन में है आई कैप, और इधर की डायरेक्शन में है माइनस आई कैप, तो ये माइनस आई कैप इधर की डायरेक्शन में था तो ले लिए अपन ने इसके साथ में, अभी इसके साथ में नहीं ले सकते, तो हमको यहाँ पे ट्रायंगल को कंप्लीट करना पड़ेगा।
तो यहाँ देखो ये बी दिख रहा है आपको, बी पॉइंट से सीधा एक परपेंडिकुलर ऐसा ड्रा कर देता हूँ मैं, इसको ऐसा ज्वाइन कर लो, ऐसा। देखो अब ये सीधा आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आ गई। तो अब इसमें अपन आई कैप यूनिट वेक्टर ले सकते हैं इधर की डायरेक्शन में, और ये वाली जो साइड आएगी ये सीधा वाई एक्सिस है, ये जे कैप आ जाएगा। अब अपन इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसका एक नाम दे दो आप, यहाँ पे ए बी दिए थे अपन, यहाँ सीधे। अब देख, अब ये जो ए सी दिख रहा है आपको, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में दिख रहा है, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है। तो यहाँ पे आप यूनिट वेक्टर जे कैप लगा दो। और इसको देखो, सी बी को देखो, सी बी एक्स एक्सिस के पैरेलल और किधर जा रहा है, सी से बी की तरफ इधर जा रहा है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन दिख रहा। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप होगा, ऐसे होगा, ये आई कैप होगा। अगर आपको वेक्टर सी भी लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक का जितना मैग्नीट्यूड होगा वो, और उसमें आई कैप का मल्टीप्लाई कर। आपको वेक्टर ए सी लिखना है, ये जितना मैग्नीट्यूड होगा वो, और उसमें जे कैप का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो वेक्टर बनेगा। तो अब देखो ये वेक्टर ए बी था, तो इस ये भी एक ट्रायंगल बन गई आपकी। तो इस ट्रायंगल में फिर से अगर अपन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते हैं तो अपने को ये दो वेक्टर वाली क्वांटिटी मिल जाएगी। तो वेक्टर ए बी को देखो क्या लिख सकते हैं अपन, एक अकेला वेक्टर यहाँ पे जा रहा है, ये दो वेक्टर मिलके जाएंगे, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी भी लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी। ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। देखो ये ए बी था, अकेला यहाँ तक गया था, पहले ये ए से सी पे जाएगा, फिर सी से बी पे जाएगा। देखो दोनों में सी पॉइंट कॉमन है, इसका इनिशियल इसका टर्मिनल लेंगे तो वेक्टर ए बी आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लगाया है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वाली ट्रायंगल में सी बी ए ट्रायंगल के अंदर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन को मैंने प्लस लिख दिया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया मैंने एबीसी ट्रायंगल के अंदर। तो ये वेक्टर ए बी ये था, इज इक्वल टू वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी। अब देखो वेक्टर ए सी को अपन क्या लिख सकते हैं, ये वेक्टर ए सी के साथ में अपने पास में जे के भाई यूनिट वेक्टर, और वेक्टर सी बी को भी लिख सकते हैं। तो अब ये जो एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है, ये ट्रायंगल के अंदर इस 30 डिग्री के एंगल का यूज करके ये वेक्टर ए सी और वेक्टर बी सी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर उसको उठा के अपन यहाँ रखेंगे। तो इसको एक इक्वेशन दे दो आप, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। बस यही अपना आंसर है, बस इसके अंदर वेक्टर ए सी और वेक्टर सी बी की वैल्यू निकाल के रखना। तो अब वेक्टर ए सी और वेक्टर सी बी की वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल ए बी सी ये ले लेते हैं। इसमें एक बार कॉस थीटा, ये 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा। एक बार ये बेस और एक बार ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो का यूज करके साइन थीटा और कॉस थीटा की हेल्प से ए सी और सी बी वेक्टर निकाल लेते हैं। चलो देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये 90 की अपोजिट साइड हाइपो। तो अपने को ए सी कैलकुलेट करना है, तो ए सी बेस में है और ये हाइपो अपने को पता है 3 किलोमीटर। तो कौन सा रेशो ले लेते हैं इसमें, कॉस थीटा ले लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो होता है, वैल्यू रखो इसमें। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, ये देख रहा है 30 डिग्री का एंगल है, इज इक्वल टू बेस वाली साइड देख लो क्या है, तो बेस वाली साइड क्या है, ए सी, ए सी है, और हाइपो वाली साइड कौन सी है, ए बी। रखो इसके अंदर वैल्यू, ये हो जाएगा बेच प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन इज इक्वल टू, अब ए सी को देखो, ए सी अपने पास में नहीं है अभी, तो ए सी को ए सी रहने दो, और ए बी की वैल्यू है अपने पास में 3 किलोमीटर, ये रख दिया अपन ने 3। इसको सॉल्व करके ए सी की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, विच एम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू 3√3 अपॉन 2, 3√3 अपॉन 2। ये आ गया आपका ए सी, ये वाला ए सी। अब ये ए सी अपना मैग्नीट्यूड आया, तो अपने को वेक्टर ए सी की जरूरत है। तो इस ए सी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप है, तो इसमें जे कैप का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वेक्टर ए सी आ जाएगा। तो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3√3
अपॉन टू जे कैप। अरे भाई ये जे कैप कहाँ से आया समझ में आ रहा? देखो ये एसी का तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया मैंने इतना। अब इस एसी को यदि अपने को वेक्टर बनाना है तो इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर रहता है उसका मल्टीप्लाई कर देते। तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप है तो मैंने जे कैप का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एसी से आपका वेक्टर एसी बन गया 3√3 अपॉन टू जे कैप। ये आ गई एसी की वैल्यू, ये आ गई। अब अपने को सीबी की वैल्यू निकालना ये वाली। तो सीबी ये परपेंडिकुलर वाली साइड है इसी ट्रायंगल के अंदर। तो परपेंडिकुलर और ये हाइपो लेके साइन थीटा का यूज करके पहले सीबी निकालते हैं और फिर सीबी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई के पे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर सीबी आ जाएगा। अगेन इन ट्रायंगल एबीसी, फिर से ले रहा है एबीसी ट्रायंगल, और इसमें क्या लेते हैं इस बार अपन साइन थीटा ले लेते हैं। जैसे अपन ने भी कॉस थीटा लिए थे अब साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अगले पेज में ले लूँ क्या? हो जाएगा, अगले पेज में ले लेता हूँ, अगले पेज में ले लेता हूँ। विच एम्प्लाइज साइन थीटा की वैल्यू तो 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर क्या है देख लो, इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर ये है 90 डिग्री का एंगल वाला। तो ये सी बी परपेंडिकुलर है और हाइपो क्या है ए बी। तो सी बी अपॉन ए बी वैल्यू रख दो इसके अंदर। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है इजिकल टू सी बी, तो कैलकुलेट करना अपने को ऐसे रहने दो। और ए बी की वैल्यू है 3 किलोमीटर, है ना, ए बी 3 किलोमीटर, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो सी बी आ जाएगा। तो सी बी इजिकल टू 3/2। अब देखो ये सी बी आ गया अपने पास, ये सी बी, लेकिन अपने को वेक्टर सी बी चाहिए। तो सी बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप है, तो इसमें आई कैप का मल्टीप्लाई कर दो तो ये वेक्टर बन जाएगा। विच एम्प्लाइज वेक्टर सी बी इज इक्वल टू 3/2 आई कैप। कहाँ से आया आई कैप? सी बी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर था वो उसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये क्वांटिटी वेक्टर में कन्वर्ट हो गई। अब वेक्टर सी बी भी आ गया और वेक्टर ए सी भी आ गया। ये दोनों वैल्यू उठा के अपन यहाँ पे रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो वेक्टर ओ बी आ जाएगा। यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेक्टर ओ बी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू -4 आई कैप और वेक्टर ए सी की वैल्यू निकाले अपन ने 3√3/2 जे कैप प्लस 3√3/2 जे कैप और प्लस ये वेक्टर सी बी की वैल्यू निकाले हैं 3/2 आई कैप, 3/2 आई कैप। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं, दो जगह आई कैप दिख रहा। ये आ गया आपका वेक्टर ओ बी। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 3/2 आई कैप और -4 आई कैप में से आई कैप कॉमन निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा -4 प्लस 3/2 और ये आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया आपने 2 4 2 -8, एलसीएम ले लो 2 एलसीएम 4 2 -8 और ये +3 और ये आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। और थोड़ा सॉल्व कर लो, -8 + 3 -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। देखो ये क्या आ गया आपका वेक्टर ओ बी आ गया, ये आ गया वेक्टर ओ बी। और ये जो वेक्टर ओ बी था आपका, यही किसके इक्वल था आपका? उसका इनिशियल पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। यहाँ से लेके वो यहाँ तक पहुंची थी, तो यही डिस्प्लेसमेंट था, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे कैलकुलेट करना भी थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको इसका। 3rd नंबर का क्वेश्चन ये रहा, -5/2 आई कैप प्लस 3√2/2 जे कैप। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी देन इट इज ट्रू दैट
मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए एक कंडीशन दी हुई है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो आपको ये देन इट इज ट्रू दैट, ये ट्रू है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये हो भी सकता है ट्रू और नहीं भी हो सकता, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो हम इसको सॉल्व करके निकालते हैं, फिर देखते हैं कि ये ट्रू है या नहीं। तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी आ जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। तो चलिए मैं ये जो कंडीशन दी है इसको ले लेता हूं। क्या है कंडीशन? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देखिए ये एक वेक्टर है और ये भी वेक्टर, बीच में इक्वल टू का साइन लगा, दोनों वेक्टर इक्वल है। जब दो वेक्टर इक्वल रहते थे उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए, तो दोनों साइड का मैग्नीट्यूड ले लो या मॉडुलस ले लो, विच एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देखिए अब क्या करते हैं कि दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दो, जो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसको रहने दो ऐसे ही, और इसको लिख सकते हैं अपन वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दो बार। एक कॉन्सेप्ट था या एक फॉर्मूला था अपने पास, याद दिलाता हूं मैं आपको। सेंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर होता है। पहले भी यूज की अपने डॉट प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज में, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर बोल सकते। तो अब देखो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर लिखा था, तो इसी को अपन दो बार लिख सकते हैं डॉट लगा के, बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर, मान लीजिए ए रहता है यहाँ पे बी प्लस सी के प्लेस पे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर ऐसा होता है, तो इसको अपन मॉड्यूल वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिखते हैं। तो वेक्टर ए के प्लेस पे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एक बार लिखे, डॉट वेक्टर बी प्लस सी दो बार लिखे, इस फॉर्मूले से लिखा है। अब बीच में डॉट लगा हुआ है तो आप डॉट लगा के मल्टीप्लाई कर दो, करो। वेक्टर बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का सी में करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, फिर इस वेक्टर सी का भी मल्टीप्लाई करो डॉट लगा के, प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, डॉट अच्छे से लगाना, प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, ऐसा हो गया। इसको और ऐसा लिख सकते हैं हम, देखिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को इस फॉर्मूले से वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर होता है, तो बी डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वेक्टर बी डॉट सी है, इसको ऐसे ही रहने दो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, प्लस ये सी डॉट बी को बी डॉट सी लिख सकते हैं, रीजन इज बिकॉज की डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, सी डॉट बी को बी डॉट सी लिख सकते हैं अपन, ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, प्लस सी डॉट सी को अपन यही वाले फॉर्मूले से ए डॉट ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर होता है, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी कैन बी रिटन मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर, ऐसा हो गया। समझ आ रहा ना आपको ये? अब देखिए ये बी डॉट सी और बी डॉट सी दो बार है, उसको टू टाइम्स लिख देते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ मैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस वेक्टर बी डॉट सी, और वेक्टर बी डॉट सी टू टाइम्स है तो टू टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ऐसा आ गया। अब देखिए ये जो आपका बी डॉट सी दिख रहा है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रहता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ऐसा लिखते हैं। थीटा क्या रहता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल रहता है, तो ऐसी बी डॉट सी को अपन क्या लिख देते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी और कॉस थीटा लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, ऐसे ही लिखो इसको एज इट इज, प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस ये टू ऐसे ही रहेगा, और बी डॉट सी को लिख रहे हैं हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी कॉस थीटा, लिख सकते हैं ऐसा। ए डॉट बी को मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा लिखते हैं, तो बी डॉट सी को मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी और कॉस थीटा लिखिए, थीटा बी और सी के बीच का एंगल है। अब देखो ये किसके इक्वल आया, ये आया मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर के इक्वल,
मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर के इक्वल चल रहा था इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी कॉस थीटा ऐसा आया। अब देखना, अब ये जो थीटा है ये वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल। अब एंगल तो अपने को पता नहीं, तो अपन सपोज करते हैं कि एंगल इसका 0 है, दोनों वेक्टर के बीच का 0 ले लेते हैं एंगल। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी। इसकी वैल्यू 1 हो गई। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेंस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। कॉस 0 की वैल्यू, एक मिनट में आ नहीं रहा, सेंस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। जब अपन यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये 1 का इंटू करेंगे तो 2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी आएगा। अब देखो केवल इतना आ रहा है, जब कॉस 0 इज इक्वल टू 1 था, मतलब थीटा इज इक्वल टू अगर 0 हो तो ये वाला एक्सप्रेशन अपने को मिल रहा है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो इस पूरे को लिख सकते हैं अपन क्या, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कि देखो इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोलेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab करेंगे तो 2 टाइम्स मॉडुलस बी मॉडुलस सी आ जाएगा। अब दोनों साइड का अंडर रूट अगर अपन ले लें, ये क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हट जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी, ऐसा आया। देखो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी आ रहा है, लेकिन ऐसा कब आ रहा है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। और 0 के अलावा कभी आप 90 डिग्री कभी ले लेंगे, आप 90 ले लेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो फिर आपका मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर आएगा, ये नहीं आएगा, कोई भी एंगल के लिए नहीं आएगा, सिर्फ 0 के लिए ये कंडीशन ट्रू है। जब थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा उसके लिए ये कंडीशन ट्रू है, बाकी सबके लिए ये कंडीशन रॉन्ग रहेगी। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, देखो ये ट्रू आया, ये वाला है ना ट्रू, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी, ये ट्रू आया, ये ट्रू हुआ। लेकिन ये किसके लिए ट्रू हुआ, ये सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए हुआ। अगर आप 0 के प्लेस पे कोई और एंगल ले लेंगे तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। यहाँ लिखता हूं मैं, इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी। मतलब थीटा अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी। ये कंडीशन कब ट्रू होगी, केवल थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए होगी। तो हम इसको लिख देते हैं, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी इज नॉट ट्रू एक्सेप्ट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 0 कुछ भी लिख लो। मतलब ये जो कंडीशन है इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, किस एक्सेप्ट थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब केवल थीटा इज इक्वल टू 0 एंगल रहेगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। बाकी आप कोई भी एंगल ले लो तो फिर वो ट्रू नहीं होगी, ये वाली कंडीशन। ये केवल 0 के लिए ट्रू है। 0 के लिए इसलिए ट्रू है क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती, बाकी कोई भी वैल्यू आपकी +1 के इक्वल नहीं आएगी।
आप 0 से लेके 360 तक के कॉस में चले जाओ तो कोई भी वैल्यू आपकी 1 के इक्वल नहीं आएगी 0 को छोड़ के। 0 के ऊपर 1 होती है, 90 के ऊपर 0 होता है, 180 के ऊपर आपका 180 के ऊपर -1 होती है कॉस की वैल्यू। ये जो थीटा रहता है आपका, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है, लेकिन वो एंगल क्या होता है 0 से 180 के बीच में ही होता है। तो 0 से 180 के बीच में केवल 0 डिग्री के ऊपर ही कॉस की वैल्यू 1 होती है। 0 से 180 के बीच में कोई भी वैल्यू 1 नहीं होती है, सिर्फ 0 के ऊपर 1 होती है। और 360 के ऊपर भी 1 होती है, लेकिन 360 0 और 180 के बीच में नहीं आता। दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल रहता है वो 0 से बड़ा या उसके इक्वल और 180 से छोटा या उसके इक्वल रहता है। तो 0 से 180 के बीच में कॉस में जो वैल्यू है वो केवल 0 डिग्री की 1 होती, बाकी की वैल्यू 1 नहीं होती, वो 0 होगी या -1 होगी या कुछ भी होगी, लेकिन 1 नहीं होती। तो यहाँ पे लिखा है कि मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी इज नॉट ट्रू एक्सेप्ट थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 को छोड़कर सबके लिए ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है, सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए कंडीशन ट्रू है। ये अपने जस्टिफाई कर दी अपने आंसर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर विच एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ये वाला जो वेक्टर दिया हुआ है आपको, ये एक यूनिट वेक्टर है, तो आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ये दिया हुआ है, इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है, पूरा का पूरा यूनिट वेक्टर। और आपको मालूम है कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं और उसको 1 के इक्वल रख देता हूं। दैट इज मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मॉड 1, मैग्नीट्यूड ले लिया अपन ने, इज इक्वल टू 1। क्यों लिए 1 के इक्वल, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर है, तो इसका मॉड अलग ले लो और इसका मॉड अलग ले लो, विच एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ एक्स, तो मॉडुलस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 1। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, विच एम्प्लाइज ये मॉडुलस ऑफ एक्स को ऐसे ही रहने दो। ये वाला मॉडुलस अपने को हटाना है, तो अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ एक्स, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। ये आ गया अपना मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो अब ये जो अंदर x दिख रहा है आपको, अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हुआ तो मॉड का साइन हटा के प्लस का साइन आता है, और x की वैल्यू अगर लेस देन 0 हुई तो मॉड का साइन हटा के माइनस वैल्यू आती, तो अपने को दोनों वैल्यू लेना पड़ेगा। यहाँ मैं प्लस माइनस ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ये वाले प्लस माइनस के साइन को इधर लगा दो, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट। x की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 आई। आप चाहते तो डायरेक्ट अपन ये मॉडुलस ऑफ x को x लिख दो और ये प्लस माइनस का साइन इधर लगा दो। मैंने पहले यहाँ लगाया और बाद में इधर लगा। आप चाहे तो डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिख सकते हैं, ये वाली स्टेप को स्किप करके। मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। ये अंदर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी तो प्लस x होगा, लेस देन 0 होगा तो माइनस x होगा। अपने को पता नहीं है कि x की वैल्यू कैसी है, तो अपन ने दोनों साइन ले लिए, प्लस भी ले लिए माइनस भी ले लिए। तो प्लस माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, या दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट। दोनों साइन लेना है। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा 5 नंबर का क्वेश्चन, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3।